96-97 में मुझे ये पता चला था कि कटक की स्टेट बैंक में बापू का अस्थि कलश रखा हुआ है। तो 96 और 97 2 साल बड़ी मुशक्कत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार मुझे वो अस्थि कलश प्राप्त हुआ और 97 की 30 जनवरी को मैंने इलाहाबाद स्थित त्रिवेणी संगम में उसका विसर्जन किया था। तो उस वक्त कई बार उड़ीसा आना हुआ, लेकिन बरगढ़ नहीं आना को मिला था। कटक और भुवनेश्वर में ही पूरा काम मुझे करना पड़ा था। पर तब भी मुझे उड़िया लोगों ने जो दोस्ती दी, मोहब्बत दी, जो साथ दिया, वो मैं जिंदगी भर कभी भुला नहीं पाया। और इसलिए मैं हमेशा मेरे उड़िया बहनों और भाइयों का शुक्रिया अदा करता रहता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम मेरे हाथों से उन्हीं के प्रेम और सहकार के कारण हो पाया था। तो जब मुझे बरगढ़ आने का ये निमंत्रण मिला तो मैंने दोनों हाथों से उसको झड़प लिया और कहा कि मैं जरूर आऊंगा यहाँ पर, मैं चूकूंगा नहीं। मेरे परिचय में बताया गया कि रोड टू संगम जो फिल्म बनी थी वो मेरे जीवन के एक प्रसंग के ऊपर बनी थी। तो वो प्रसंग वही था जो जिसके साथ उड़ीसा भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि अस्थि विसर्जन का जो प्रसंग मेरे साथ हुआ था उसी को लेकर उन्होंने वो कहानी बना दी थी कि मैं उड़ीसा से अस्थि कलश लेके इलाहाबाद जाता हूँ और इलाहाबाद में विसर्जन करता हूँ। तो उसके ऊपर वो लेखक, निर्माता ने, निर्देशक ने वो फिल्म बनाई थी रोड टू संगम। आज मुझसे ये कहा गया है कि विश्व में और आज के विश्व के स्वरूप में बापू की महत्व के ऊपर मैं कुछ बात करूं। मुझे ये लगता है कि हमें विश्व की बहुत पड़ी होती है। हर चीज में हमें विश्व की बात करने की बहुत आदत हो गई है। विश्व को सिखाने भी हम ही निकल पड़ते हैं, अपने आप को विश्व गुरु कहलाते हैं। पर पहले घर के अंदर की बात अगर हम नहीं देखते हैं, घर में क्या हो रहा है वो नहीं जानते हैं, घर की हालात क्या है वो नहीं समझते हैं, तो विश्व की चिंता करने से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। विश्व अपनी तरीके से चलता रहेगा। हमारा घर ठीक होना बहुत जरूरी है, घर में हालात क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है ये समझना बहुत जरूरी है। आजकल एक राजनीतिक पार्टी वाले आएंगे तो वो दूसरी पार्टी के ऊपर सब दोष डाल के चले जाएंगे। वो पार्टी वाले आएंगे तो कहेंगे नहीं 17 साल इन्होंने क्या किया, वो कहेंगे आपने 7 साल क्या किया। कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता है। सिर्फ जब भी अपने को सत्ता मिलती है तो दूसरे का दोष निकाल के कहते हैं कि मैं क्या करूं, वो इतना बिगाड़ के गए हैं कि मैं सुधारने में ही मेरा पूरा वक्त चला जाता है। पर असली जो दोष है इस देश में वो आम जनता का दोष है, इस देश के नागरिकों का दोष है। जो हालात हमारे हुए हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, क्योंकि जब हमें आजादी मिली थी तो अंग्रेज सल्तनत के बारे में ये माना जाता था कि वो इतनी बड़ी ताकतवर सल्तनत है कि उसके राज्य, उसके साम्राज्य के ऊपर कभी सूर्यास्त नहीं होता। कहीं पर भी सूर्य होता है तो वो अंग्रेज साम्राज्य के ऊपर ही होता है। लेकिन भारत वो पहला राष्ट्र था जिसने उस साम्राज्य के ऊपर सूर्यास्त करवाया था, और उसके बाद धीरे धीरे होते हुए सारे उसके जो गुलाम राष्ट्र थे वो खत्म होते गए। और वो इसलिए नहीं था कि उस वक्त हमें महान नेता मिले थे। हाँ, हमारा ये खुशनसीब थे हम कि बहुत सारे नेता हमें मिले जिन्होंने नेतृत्व किया। लेकिन नेता की ताकत तभी बनती है जब आम आदमी, आम इंसान उसके पीछे कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाता है और उस नेता के कहे शब्द पे अपनी जान तक कुर्बान कर देने को तैयार हो जाता है। और हमारा सद्भाग्य ये था कि 100 साल पहले हमारे इस भारत में
ऐसे लोग थे, सामान्य लोग, जो अपनी आजादी को अपना कर्तव्य समझते थे। वो जानते थे कि अगर मुझे आजाद होना है तो मुझे जंग लड़नी पड़ेगी, मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे इसमें भाग लेना होगा, मेरे नेताओं का शब्द पालना है तो मुझे काम करना होगा। और ऐसे करोड़ों लाखों भारतीयों ने कुर्बानियां दी। उड़ीसा में आके मुझे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मैं कल बरगद पहुंचा, कल और आज जहां जहां पर भी घूमा हूं, हर चौराहे पर मुझे स्वतंत्रता सेनानी की मूर्तियां दिखी। उड़ीसा में भी स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी बड़ी फौज थी और ये उड़ीसा का गर्व होना चाहिए। लेकिन क्या आज हम वैसे नागरिक हैं? क्या आज हमारे नागरिकत्व में वो जज्बा है कि इस राष्ट्र के लिए हम कुछ करें? क्या हम कुछ कर रहे हैं? ये सवाल अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि कितना भी बुरा हो गया हो, लेकिन आज भी ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मायना होता है लोगों का लोगों से और लोगों के लिए। पर वो हमने बनाना होता है, हमने हमारी ताकत दिखानी होती है, हमने हमारी जिम्मेदारी निभानी होती है। आज हम अगर देखें तो ज्यादा लोग मैं, मेरा और अपना, उसके सिवा आगे नहीं देखते। और जब देश की बात आती है तो नेताओं पे दोष डालते रहते हैं। अगर नेताओं को ही ये देश सौंप देना है तो गुलाम बन के ही क्यों न रहे? पहले के राजा महाराजा को ही ला दे, आओ हमारे ऊपर राजा। और आज के हमारे नेताओं को तो हमने राजा महाराजा ही बना दिया है, जैसे वही हमारे ऊपर राज्य करने के लिए भगवान ने भेजे हो, अवतार हो, उस तरह से हम उनकी स्तुति और बंदिश करते हैं। ये किस स्वरूप में हमारा लोकतंत्र कहा जा सकता है? हम क्या इसमें अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य के बारे में बहुत कहा था। दिल्ली के एक सड़क को भी कर्तव्य मार्ग बना दिया, हम सब बहुत खुश हो गए। पर जब सड़कों को नाम देते हैं ना, तब काम नहीं होता, ये याद रखें। एक भी महात्मा गांधी रोड जो बना है वो महात्मा गांधी के आदर्शों तक आपको नहीं ले जाता, वो सिर्फ तख्ती होती है महात्मा गांधी। आज ही मैं एक स्कूल कॉलेज में गया था, इंपीरियल कॉलेज यहां पर। उसमें मुझे किसी ने पूछा कि जब आप चलनी नोटों पर आपके परदादा की तस्वीर देखते हो तो आपको कैसा लगता है? वो मेरे परदादा है ही नहीं। जो चलनी नोट पर जिसकी तस्वीर है वो मेरा परदादा नहीं है, वो एक आकृति है जिसकी हम पूजा करते हैं, सिर्फ उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। और जब तक हम उसके बताए हुए दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक उस चलनी नोट की, उस आकृति की कोई महत्व नहीं रहेगा। वो मूर्तियों का कोई महत्व नहीं रहेगा, वो तस्वीरों का कोई महत्व नहीं रहेगा। महज उसके ऊपर हम फूल चढ़ाएंगे और फूल चढ़ाने के बाद भूल जाएंगे कि उस आदमी का जीवन क्या था, उसका संदेशा क्या था, वो क्या चाहता था हमारे पास से। आज इस मुल्क में घृणा सबसे हावी, सबके ऊपर हावी हो गई है। नफरत की राजनीति इस मुल्क के ऊपर की जा रही है और हम सब उस नफरत के शिकार हो गए। हम हमारी चुप्पी से उस नफरत की राजनीति को समर्थन देते रहते हैं। कल ही से एक वीडियो वायरल हो रहा है मणिपाल यूनिवर्सिटी का। एक मुस्लिम लड़के को उसके प्रोफेसर ने आतंकवादी बुलाया हर क्लास में। क्या हर मुसलमान आतंकवादी है? क्या हर हिंदू देशभक्त है? यही हो गया ना बात। जब आप मुसलमानों को आतंकवादी कहने लगो तो आप ये कहते हैं कि हिंदू हो तो आतंकवादी नहीं है।
डर फैलाने वाला हर इंसान आतंकवादी होता है, क्योंकि आतंकवादी का मकसद मारना नहीं होता। उसका मकसद होता है कि जो जिंदा बच जाए वो इतने डर जाए कि कभी उनका आवाज ना उठाए। और आज हिंदुस्तान में उस राजनीति को हमने सत्ता दे दी, हमको सबको दबोच के बिठा दिया उन्होंने, डरपोकों का राज्य बना दिया। क्योंकि सवाल उठाओ तो आपको देशद्रोही करार किया जाता है। कोई भी सवाल पूछो तो कहते हैं कि आप देश का हित नहीं चाहते, हमको राज्य करने दो, सवाल मत करो। लोकतंत्र में सबसे ताकतवर शस्त्र जो होता है वो नागरिकों के सवालों का शस्त्र होता है। कितने हम नागरिक हैं जो ऐसे सवाल उठाते हैं? ये सब हमने सोचने की जरूरत है। जब हम हमारे भव्य इतिहास का मेला लगाते हैं, जब हमारे भव्य इतिहास की बातें करते हैं, जब आप लोग ये समझते हैं कि गांधी का परपोता है इसलिए आके ज्ञान की बात करके जाएगा, बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मोहनदास करमचंद गांधी को आप राष्ट्रपिता मानते हैं? क्या आप मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं? कितने लोग मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं? तो जो लोग मानते हैं उनसे मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर आप उनको राष्ट्रपिता मानते हो तो मैं ही उनका परपोता कैसे हो गया? आप सब उनकी संतान हो ना, आप सबके ऊपर उनका अधिकार है, आप सबके ऊपर उनका कर्तव्य है, तो मैं अलग कैसे हो सकता हूं? ये जो सोच है वो निकालनी बहुत जरूरी है कि कोई किसी का वंशज है इसलिए उसके जितना ही वो महान होगा, बुद्धिमान होगा, उसको समझ होगी। ये सोच गलत है। हर इंसान को अपने महत्व को प्रमाणित करना होता है, उसके बाद ही वो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति बने तो उसका मायना होता है, वरना ये सब बेकार बात है। तो फिर मेरी ताजपोशी कर दो, मुझे सिंहासन पे बैठा दो, राष्ट्रपिता का परपोता हो, तो मैं राष्ट्र का पोता बन गया। यानी पहले के जमाने में राजकुंवर, मेरी ताजपोशी होनी चाहिए ना। हम उस जमाने में से निकल गए हैं। अब ये याद रहे, ये राजाशाही का जमाना नहीं है। यहां हर नागरिक को ये अधिकार है कि इस मुल्क की कमान वो अपने हाथों में उठाए। देश की बात करो, देश की चिंता करो, विश्व की चिंता विश्व करेगा बाद में, और देश सुधर जाएगा, संभल जाएगा तो बाद में हम विश्व की भी चिंता करेंगे। आज देश के बुरे हाल है और विश्व गुरु बनने चले हैं। पूरा विश्व हमारे ऊपर हंसेगा कि पहले अपने घर को तो संवारो, सजाओ, फिर हमको ज्ञान देने आओ। ये सारी चीजों को हमने सोचना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा। भगत सिंह को शहीद मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, पर भगत सिंह इतने महान क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का, अपनी जान का बलिदान इस मुल्क के लिए दिया। तो क्या भगत सिंह आत्महत्या करना चाहते थे? क्या उनको मरने का शौक था? क्या वो जीना नहीं चाहते थे? उन्होंने अपनी शहादत इसलिए दी कि मेरे शहादत का से प्रभावित होकर बाकी हिंदुस्तानी भी मुल्क के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझसे प्रेरणा लेके आजादी के लिए वो भी शहीद होना पड़े तो हो जाएंगे। और भगत सिंह के साथ सबसे बड़ी गद्दारी हिंदुस्तानियों ने की है। हम भी उनकी तस्वीरों पे माला चढ़ाने पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे क्या हम उनकी तरह देश प्रेम के चलते, मैं नहीं कहता कि अपनी जान की शहादत दे दे, पर थोड़े वक्त की भी शहादत देने जाते हैं कि चलो ठीक है, ये 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 साल, 1 दिन मैं मेरे मुल्क के लिए कुछ काम करूंगा, भले उसमें से मुझे कुछ उपज ना हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा या निभाऊंगी। कितने हम लोग करते हैं? अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन आएगा करने के लिए हमारे?
और फिर जो लोग करेंगे या करने का दिखावा करेंगे उनके ऊपर हम लाचार होके बैठ जाएंगे। आज ये सब बातें सुननी चाहिए, पड़ेगी हमें, ये जरूरी हो गया। अभी हमने बहुत जोर शोर से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, 75 साल का जश्न मनाया हमने। पूरे देश में प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा हर घर, सबने तिरंगा लहराया अपना देश प्रेम जताने के लिए। हम कितने वफादार हैं इस मुल्क को दिखाने के लिए। मैंने नहीं लहराया था, मैं हर 15 अगस्त को तिरंगा लहराता हूं। इस 15 अगस्त को मैंने तिरंगा नहीं लहराया, क्योंकि अगर मेरे दिल में तिरंगा नहीं लहराता हो तो मेरे घर पे लहराने वाले तिरंगा का कोई मतलब नहीं होता। और मैंने क्यों नहीं लहराया उसका भी मैं आपको कारण दूंगा। सिर्फ 2 दिन पहले, उस अमृत महोत्सव के सिर्फ 2 दिन पहले, राजस्थान के एक गांव में, एक स्कूल में, इंदर मेघवाल नाम का एक लड़का पढ़ता था, 9 साल का लड़का। उसको प्यास लगी, उसने स्कूल में रखे हुए मटके में से पानी पिया। वो मटका उच्च वर्णीय टीचर के लिए रखा गया पानी का मटका था, और इंदर मेघवाल दलित था, हरिजन था। जब वो शिक्षक को पता चला कि मेरा पानी प्रदूषित कर दिया, भगवान ने दिया हुआ पानी, भगवान ने दिया हुआ पानी है, यानी एक तरीके से भगवान का हमको वरदान, हमको प्रसाद है। अगर भगवान का प्रसाद किसी भगवान के बनाए हुए इंसान के छूने से भ्रष्ट हो जाता है तो फिर वो भगवान की महिमा क्या रह गई। उस टीचर ने इंदर को इतनी बेरहमी से मारा कि वो मार के कारण उस 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। 15 अगस्त से 2 दिन पहले। क्या हमने ऐसे, कितने ने उसके लिए एक आंसू भी बहाया? क्या हमने आंसू बहाए उसके लिए? क्या हमने ये कहा कि ये लांछन है हमारी आजादी के ऊपर कि 75 साल पहले बापू ने देखा हुआ स्वप्न, 75 साल पहले बाबा साहेब आंबेडकर ने देखा हुआ स्वप्न 75 साल बाद तक हम पूरा नहीं कर सके। आज भी छुआछूत का श्राप इस कदर हमारे ऊपर है कि हम इंसान ही नहीं रहते, हम हैवान बन के जाते हैं। तो फिर क्या हमको अधिकार है कि हम जश्न मनाएं? सोचिए आप लोग ये सब। दिल्ली में एक बलात्कार हुआ, एक हत्या हुई, बहुत घृणित कुकृत्य था वो। पूरे देश में मोमबत्तियां जली और सरकार को लाचार होकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी। बहुत अच्छी बात हुई। गुजरात की एक बेटी बिल्किस बानो 2002 में उसी के गांव के 8-9 नराधमों ने उसके ऊपर बलात्कार किया। उसके देखते देखते उसके 7 परिवारजनों को कत्ल उसने उसके सामने ही उन्होंने कर दिया। इतने से भी उनकी हैवानियत कम नहीं हुई तो उसकी गोद में सोई हुई 2 साल की बच्ची को उठा के उसका सर पत्थर पे पटक के उसकी मां के सामने उसको मार डाला। उसी 15 अगस्त, इसी साल की 15 अगस्त के हफ्ते में उन दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया। मैं समझ सकता हूं कि हमारी जेल व्यवस्था में ये एक प्रावधान है कि अच्छा बर्ताव करने पर जेल से रियायत मिलती है और छोड़ भी दिया जाता है, पर ऐसे हैवानों को छोड़ा गया। और समाज ने क्या किया? जब वो लोग बाहर निकले तो स्वतंत्रता सेनानी हो, देशभक्त हो, पराक्रमी वीर हो, वैसा उनका सत्कार किया गया। उनको फूल मालाएं पहनाई गई, मिठाइयां बांटी गई। एक जनता के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि ये तो ब्राह्मण है, संस्कारी, ब्राह्मण तो संस्कारी होते हैं, तो वो सुधर गए हैं, उनको छोड़ दिया गया। किसी ने प्रश्न नहीं उठाया कि अगर ब्राह्मण है तो संस्कारी है, तो जो ब्राह्मण नहीं है तो क्या दुर्जन है?
कितनी बड़ी जातिवाद की बात एक जनता के प्रतिनिधि ने की, जिसका हाथ उनको छुड़ा देने में था। क्या हमने उसके ऊपर एक भी बार कहीं से विरोध दर्शाया है इसके बारे में? कौन सा अमृत महोत्सव मना रहे हैं? कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? अमृत जो जहर बन रहा है वो हमारे कारण बन रहा है। बापू को 3 बंदर बहुत प्रिय थे, जो बुरा देखता नहीं था, जो बुरा सुनता नहीं था, जो बुरा बोलता नहीं था। आज हमारी परिस्थिति वैसी हो गई है, हम सब वो 3 बंदर बन गए, जो बुरा देखने पर आंख बंद कर देते हैं। दया की भीख मांगने वाले की चीख सुनकर हम कान में उंगलियां दबा देते हैं, और जब अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना होता है तो मुंह बंद कर लेते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें ऐसे जनता बनने पर। ये क्या हो गया है 75 साल में हमको? 75 साल पहले एक ऐसी पीढ़ी थी जो एक आवाज पर जेल जाने तक से हिचकिचाती नहीं थी आजादी के लिए। और आज हम हैं कि देश में इतना सारा बुरा हो रहा है पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। मुझे कई बार मेरे विदेश दौरों पर लोग कहते हैं कि तुम्हारे देश में क्रांति कब होगी? इतना सारा गलत हो रहा है, क्रांति क्यों नहीं होती? मुझे भी ताज्जुब होता है, शर्म भी आती है कि हमने क्रांति तो की थी, हमारे अंदर से ही क्रांतिकारी पैदा भी हुए थे। तो आज क्या हो गया है हमें? कहां गए वो लोग? कहां गया वो खून? कहां गई वो गर्मी हमारे खून में? क्यों हम जिंदा लाशों की तरह बैठे रहते हैं सब जगह, और जो चाहे मनमानी करे? हमारे गृह मंत्री ने 2 दिन पहले गुजरात के चुनाव में इतना घृणास्पद भाषण दिया है, कहा है कि यहाँ के आतंकवादियों को 2002 पहले बहुत रियायत मिलती थी, वो बहुत हावी हो गए थे हम सबके ऊपर। 2002 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा तमाचा मारा कि वो सब लाइन पे आ गए, अब छूट के चाह नहीं करते। वो आतंकवादी कौन थे जिनको 2002 में एक पाठ पढ़ाया गया जो गृह मंत्री कहते हैं? उनमें से एक बिल्किस बानो थी, ये याद रहे। और इतना बड़ा नेता जो सरकार में इतना बड़ा पद संभाले हुए है, वो चुनाव में इतना घृणास्पद बात करते हैं। औरतों को गुस्सा नहीं आता? इसका मतलब है औरत पे बलात्कार करना, उसको पाठ पढ़ाना है। अगर औरत सही रास्ते पे ना चलती हो तो उसके ऊपर बलात्कार कर दो, वो सीधी हो जाएगी। यही बात गृह मंत्री ने की है, और औरतें चुपचाप बैठी बैठी सुन रही है। ये कौन सा देश बन गया है? कहां पहुंच गए हैं? और विश्व की बात करने चले। पहले घर तो संभाले हमारा। अमृत महोत्सव पे तो घर घर झंडा कर दिया हमने। 25 साल में जब 100 बरस होने जाएंगे, तब इस घृणा के नतीजे से ये राष्ट्र बचा भी रहेगा क्या? कि टूट फूट कर इतने टुकड़े में बिखर जाएगा कि हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि एक जमाने में ये राष्ट्र था। संभालेगा कौन? आप लोग संभालेंगे ना? ये राष्ट्र किसका है? नेताओं का है या नागरिकों का राष्ट्र है? ये संभालेगा कौन? बचाएगा कौन? ऐसे ही चुपचाप बैठने वाले हो तो मुबारक हो, टुकड़े टुकड़े उठाते रहिएगा जिंदगी भर। मैं माफी चाहता हूं कि मैं कोई अच्छी बात आपके साथ नहीं कर पाया, लेकिन आज वक्त ऐसा है कि अच्छी बात करने की सुननी हो तो कवि सम्मेलनों में जाना चाहिए। वास्तविकता बहुत घिनौनी हो गई है हमारी, और ये सुनने का धैर्य रखना पड़ेगा, ये हजम करना होगा और इसके ऊपर कार्यरत होना होगा। देश बचाना है तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपनी जिम्मेदारी से जियो, वरना ये मुल्क
फिर से गुलाम हो जाएगा। और इस बार बचाने को गांधी नहीं आने वाला, ये याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।